दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ऐसे प्रश्नों को जरूर देखते रहना चाहिए जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हों। और वो परीक्षा आपने दी हो या ना दी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जनरल स्टडी यानी कि जीएस के जो प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी परीक्षाएँ हो रही हैं उसमें जीएस के जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको देखते रहना, ये आपकी तैयारी का एक हिस्सा होता है और इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यूपीपीएससी ने अभी हाल ही में कई सारी परीक्षाएं करवाई हैं। आपने देखा होगा जीआईसी की परीक्षा हुई थी, जीआईसी लेक्चरर की, आश्रम पद्धति लेक्चरर की भी परीक्षा हुई और अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को स्टाफ नर्स की परीक्षा हुई है। तो स्टाफ नर्स की परीक्षा में कुल मिला के 170 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो 30 प्रश्न थे जीएस के थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और 20 प्रश्न जो थे हिंदी से थे। बाकी के प्रश्न आपके विषयगत थे, यानी कि स्टाफ नर्स के लिए जो प्रश्न होता है उससे 120 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम 30 प्रश्न जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उनको करेंगे डिस्कस। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, ये 30 प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो, ये जो टॉपिक हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सेम टॉपिक से और सेम क्वेश्चन की तरह पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। अब बात करते हैं जीएस के 30 प्रश्नों के बारे में। पीएम कुसुम योजना के बारे में बात की जा रही है। पीएम कुसुम योजना उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि, ये तो सही है। तो डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसकी हालत ऐसी थी कि उसको हम स्कैन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने 30 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर टाइप कर लिए हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। और ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी क्विज अगर आप लगाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप इस क्विज को भी लगा सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के निम्नलिखित खेलों में से किसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। भाला प्रक्षेपण में जीता था। भारत ने एकमात्र स्वर्ण जीता था, आपको पता ही होगा। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। अब ये तो पता ही होगा सबको। निम्नलिखित पर विचार करिए। अब देखो, यहाँ पर आपको विचार करना है। एट्रोजिन, पैराक्वाट, ब्यूटाक्लोर और एलाक्लोर। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। एट्रोजिन, पैराक्वाट, ब्यूटाक्लोर और एलाक्लोर जो होता है, ये सभी जो है खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं इसे। अब यहाँ पर देखो, घटनाओं को सही कालानुक्रम में नीचे दिए गए कूट से व्यवस्थित करना है। ये कूट दिया गया है, इससे आपको व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे लास्ट में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। विकल्प 2 जो होगा लास्ट में किस में है? तो यहाँ पर सी विकल्प है, यानी कि हमारा जो विकल्प सी है यही आंसर हो जाएगा। तो बाकी में तो कहीं पर 2 नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा गेस भी आप कर सकते हैं एग्जाम में। अगर 1-2 पॉइंट आपको पता है तब भी आप उसको गेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि और संविधान सभा की पहली बैठक। तो यहाँ पर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है और इसका उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक ये, इसके बाद 1 प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, उसके बाद फिर 2 भारतीय संविधान पारित हुआ और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यों के लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? सही है ये तो। और बिहार का भी सही है, पश्चिम बंगाल का भी सही है। तो एक सही नहीं है, कौन सा? यहाँ पर महाराष्ट्र सही नहीं है। तो विकल्प बी जो है ये गलत हो जाएगा, यही हमको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? तो देखो, जो किम्बरले है, बहुत सारे लोग की बात ये बता देंगे, गलत हो जाएगा। किम्बरले जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना। यहाँ से क्या मिलता है? हीरे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न तो आजकल यूपीपीएससी खूब पूछ रहा है। तो आप भी देखोगे यहाँ पर 30 प्रश्नों में से तो कई सारे प्रश्न सिर्फ यही है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म गलत है। सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ये सही है ना? हाँ, ये सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है कैल्शियम फास्फेट, ये भी सही है।
दूध का जो खट्टा होना होता है वो नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो ए, बी और डी सही हैं, बाकी सी गलत है। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी सही है। यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक थे हेनरी विवियो डिराजियो, तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मेरठ में लगता है नौचंदी मेला, ये सही है। हाँ। बहराइच में लगता है गाजी मियाँ का मेला, ये भी आप जानते हो। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, और गोरखपुर में लगता है गोविंद साहब मेला, ये तो गलत है। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है अंबेडकर नगर में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया गया था? अब देखो, ये जो परीक्षा हुई है ये कब हुई है? ये हो गई है आपकी 3 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई है। और जो यहाँ पर करंट पूछा गया है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का करंट, तो ये पूछा गया लगभग 1.5 साल पहले का। तो आपको लगभग 1.5 साल पहले का जो यूपी स्पेशल है वो तो आपको देखना ही चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये पेपर जो है नया बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल अप टू डेट हैं। मतलब जब नए पेपर बनते हैं तब भी यूपीपीएससी जो होता है वो 1-2 साल पुराने करंट के अंतर्गत प्रश्न पूछता है। तो स्टार्टअप फंड जो है यह 20 मई 2020 को जो है शुरू किया गया था, तो डी विकल्प सही है। और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब नीचे कूट दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करना है कि कौन सा कूट आपका यहाँ पर सही है। यह है क्वेश्चन नंबर 13। और देखो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा पीट्सबर्ग, ये लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात, तो विकल्प 3 मैच हो जाएगा। लेनिनग्राद जो है ये पोत निर्माण के लिए जाना जाता है, शिप बिल्डिंग। और हवाना में क्या बनता है? सिगार बनता है। और मैनचेस्टर में क्या बनता है? सूती वस्त्र। तो इस प्रकार से इसको मैच करा के, ये नीचे कूट दिया गया था, इसको आपको मैच कराना था, और ये विकल्प सी सही था। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फिर आ गया नहीं वाला। भारतीय घास स्थल और चारा अनुसंधान संस्थान, देखो जितने भी यहाँ पर संस्थान है उत्तर प्रदेश में, भारत में, वो सब रट डालना, क्योंकि एग्जाम में सारे पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय घास स्थल और चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। हालांकि ये चीज़ें मैं अपने करंट अफेयर के अंतर्गत, जब मैं करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ तो बार बार मैं चीज़ों को रिवाइज करता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपको रट जाएँ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय गन्ना संस्थान, दोनों को एक मत समझना, दोनों अलग अलग हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये तो लखनऊ में ही मिलेगा, रायबरेली रोड पर है, ये लखनऊ में रहने वाले लोग जानते होंगे इसके बारे में। और राष्ट्रीय गन्ना संस्थान ये कहाँ पर है? ये मेरठ में तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये कहाँ पर है? तो याद रखना कि जो राष्ट्रीय गन्ना संस्थान है ये कानपुर में स्थित है, ठीक है, तो याद रखना इसको भी। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में स्टार्ट किया गया था, ये 10 अगस्त के आसपास हुआ था ना, आपको याद होगा। तो ये उत्तर प्रदेश में महोबा से स्टार्ट किया गया था, विकल्प 20 का सही है, तो 20 का सही विकल्प है। और अंगूर की खेती, बागवानी, कोस कीट पालन, जिसको रेशम उत्पादन की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ पर होती है? ज़्यादातर मानसून क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, या फिर पश्चिम समुद्री तटीय क्षेत्रों में। अब देखो यहाँ पर अंगूर कैसा फल होता है स्वाद में? बताओ। स्वाद में तो अंगूर जो है खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है। तो जो खट्टे फल होते हैं वो ज़्यादातर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पैदा होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अंगूर की खेती जो होती है ये कहाँ पर होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के आसपास होगी, तो बाकी जगह तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मतलब ये जो इक्वेटर हो गया, इसके आसपास ही ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं ज़्यादातर पैदा होते हैं, तो सी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? अब देखो घर का डॉक्टर, तो ये तो होता है, क्या होता है बताओ? पीपल होता है क्या? आंवला, नीम, केला में से सही क्या होगा? अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको आंवला और नीम में से, लेकिन सही जवाब इसका आंवला होगा, ऑप्शन बी सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं आयोजित किए गए हैं अभी हाल ही में, और आपको याद होना चाहिए, जैसे कि एक लीची महोत्सव हुआ था, बनाना महोत्सव हुआ था, जौगरी महोत्सव, गुड़ महोत्सव हुआ था, मैंगो फूड फेस्टिवल भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था, विकल्प ए सही है। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष में लागू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 ये 1835 होगा, ठीक है, 1835, विकल्प बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर ऊर्जा पैदा होती है, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि अभी हाल ही में
पूछा गया था। कौन सी परीक्षा में, जीआईसी पूछा गया था या फिर ये जो परीक्षा हुई थी सेकंड वाली आश्रम पद्धति लेक्चरर वाली, उसमें ये क्वेश्चन था। सौर ऊर्जा जो होती है उसका कारण क्या होता है, परमाणु संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, याद रखना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसको तो रट लेना है आपको। और देखो ये इब्राहिम रईसी वाला क्वेश्चन आ गया। 5 अगस्त को इब्राहिम रईसी ने किसके नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो ईरान के, ये तो मैंने बताया था आपको। और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य होता है। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 74(1) में कही गई है। तो इसका जो है विकल्प ए सही था। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, उसके एक सदस्य को हटाया जाना है। पहला विकल्प है कि संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। और संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा जांच किए जाने के निर्देश और ऐसे निर्देश पर उसका प्रतिवेदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो दोनों विकल्प सही है यहाँ पर, विकल्प सी यहाँ पर सही है। और उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये चर्चा में रहा था कृषक समृद्धि आयोग। अभी इस पर जो आरोप भी लगे थे कि इसकी एक भी बैठक नहीं हुई, हालांकि बन गया था 2017 में ही। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर आ गया वही सही सुमेलित नहीं है, ग्रंथ हैं और लेखक हैं। तो सारे रट डालना है आपको, ठीक है। खासतौर से जो मुगल कालीन ग्रंथ हैं तो वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। फतवा ए जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ये तो बिल्कुल सही है। और खजैरुल फुतू अमीर हसन देहलवी ने लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है। तो अमीर खुसरो अगर यहाँ पर होता तब ये सही होता। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फुतू उस सलातिन इसामी ने लिखा है, जबकि तारीख मुबारक सही है याह्या बिन अहमद ने लिखा है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये तो मछली से संबंधित है, आप तो जानते ही होंगे इसके बारे में। और केंद्रीय बजट 2021-22। अब देखो जो केंद्रीय बजट इस साल पास हुआ है, इस पर प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। पिछली बार पूछा गया था कि जो 6 स्तंभ थे उसमें से कौन सा एक निम्नलिखित में से नहीं है। इस बार पूछा गया है कि 2021-22 के आधार पर निम्नलिखित मदों पर व्यय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखो यहाँ पर ब्याज अदायगी जो होती है सबसे अधिक जो होता है, व्यय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ब्याज अदायगी जो होती है ये सबसे अधिक होती है। तो विकल्प 3 यहाँ पर जो सही होगा वही हम यहाँ पर आंसर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर है आपका। अब बढ़ते क्रम की बात हो रही ना यहाँ पर, तो देखो सबसे कम से सबसे अधिक में जाएंगे आप। तो ब्याज अदायगी वाला जो होगा ये लास्ट में आएगा। तो 3 इसमें दिया गया है, ये विकल्प 20 का सही हो जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही कालक्रम क्या है। तो देखो यहाँ पर कालक्रम नहीं है, सही क्रम क्या है, मतलब कितने स्वर्ण पदक जीते गए, कितने रजत, कितने कांस्य, कुल पदक कितने। तो आप जानते हैं कि भारत ने कितना स्वर्ण जीता था, 1 स्वर्ण जीता था, 2 रजत जीता था और 4 कांस्य जीते थे। कुल मिला के यहाँ पर 7 पदक भारत ने जीते थे, 1 2 4 7, 1 2 4 7। तो विकल्प भी यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 30 प्रश्न। और यहाँ पर अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। डेली 50 की जो सीरीज में चला रहा हूँ उसमें मैं ये प्रश्न भी शामिल कर लूँगा अगर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन है। और डेली 50 की जो सीरीज है वो अब रोज़ सुबह आपको 5 बजे मिला करेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसी में करंट अफेयर भी रहा करेगा और साथ ही साथ सारे स्टैटिक जीके के प्रश्न भी रहा करेंगे। कोशिश यही है कि छोटा सा वीडियो हो लेकिन सारगर्भित हो, 50 प्रश्नों में 100 प्रश्न आपको करवाए जाएँ ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके। और ये वीडियो और सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन सीरीज मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।